Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम A प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है सेल साइकिल। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है अ बाइवेलेंट कंसिस्ट्स ऑफ अल्फा है 2 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमेयर, बीटा 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमेयर, चार्ली 3 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमेयर एंड डेल्टा 5 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमेयर। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात क्लियर कीजिए कि बाइवेलेंट होता क्या है। बाइवेलेंट का स्ट्रक्चर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक्चुअली एक बाइवेलेंट जो है हमने इस स्ट्रक्चर में शो किया कि जिसमें 2 क्रोमोसोम एक्चुअली जिसको हम कहते हैं टेट्राड फॉर्मेशन का नाम भी देते हैं, जिसमें एक्चुअली 4 क्रोमेटिड्स होते हैं एंड 2 सेंट्रोमेयर मौजूद होता है। तो एक स्ट्रक्चर जो है वो 4 क्रोमेटिड्स पर और 2 सेंट्रोमेयर पर मुश्तमिल होगा, यानी कि बीटा जो है इस गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग लेप्टोटीन अ होमोलोगस सेपरेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, अल्फा ऑप्शन है, बीटा द पेयर्ड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर, चार्ली होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर एंड डेल्टा द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या किया गया, ड्यूरिंग लेप्टोटीन यानी कि जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि लेप्टोटीन के केस में। अब यहां पे देखिए तो एक्चुअली प्रोफेज के अंदर 5 सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस। तो जो सबसे पहला होता है वो लेप्टोटीन होता है। अब पूछा ये गया कि लेप्टोटीन में होता क्या, तो पहला देखिए होमोलोग सेपरेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो ये तो माइग्रेशन एनाफेज में जाके होती है, एज सच लेप्टोटीन में नहीं होगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बीटा में द पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर, तो रिपेलिंग का प्रोसेस भी अभी नहीं होगा, अभी तो कंडेंसेशन स्टार्ट होती है और प्रोफेज 1 की अर्ली स्टेज है ये। चार्ली ऑप्शन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने के बाद स्टार्ट टू कंडेंस होते हैं और एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेज में साइनेप्सिस हो सके और फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो सके। तो इसका मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, साइनेप्सिस होती है और फिर क्रॉसिंग ओवर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले दैट विल स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो चार्ली जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, जबकि डेल्टा द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस, तो न्यूक्लियस के साइज पर ऐसा इफेक्ट नहीं आता। हाँ, यहां पे इफेक्ट ये जरूर आता है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर होना शुरू होती है, लेकिन वो भी जाके कहां पे होती है, डायकिनेसिस पे, ताकि मेटाफेज जो है वो लेट प्रोफेज पे जाके डिसअपीयर होगी और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होने के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होता है। तो इसका मतलब डिक्रीज या इंक्रीज का स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा चार्ली, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3, होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज या क्यास्मेटा ओनली ड्यूरिंग अल्फा डायकिनेसिस, बीटा जाइगोटीन, चार्ली लेप्टोटीन एंड डेल्टा डिप्लोटीन। तो किस स्टेज में जाके क्यास्मेटा, अब देखिए लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, जाइगोटीन में जाके पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुई जिसको हम नाम देते हैं साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से साइनेप्सिस होगी। नाउ नेक्स्ट में साइनेप्सिस कंप्लीट हुई और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई। अब पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहलाता है क्यास्मेटा, जिस पोजीशन से क्रॉसिंग ओवर होती है दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज क्यास्मेटा। लेकिन जैसे डिप्लोटीन में पहुंचता है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, अलग होना शुरू होता है, लेकिन क्यास्मेटा विजिबल हो जाता है। ये वो वाहिद पॉइंट होता है जहां से दोनों क्रोमोसोम अब अटैच रहते हैं, कहां पे, एट डिप्लोटीन स्टेज, और उसके बाद डायकिनेसिस में बाइवेलेंट जो है वो एक दूसरे से दूर जाना मेटाफेज स्टेज पर आना शुरू हो जाते हैं ताकि एक दूसरे से रिपेल हो सके। तो इसका मतलब मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, ओनली कंडीशन, ओनली स्टेज जिस वक्त क्यास्मेटा अटैच रहता है या क्यास्मेटा विजिबल होता है वो कौन सी है, डिप्लोटीन स्टेज। सो राइट ऑप्शन यहां पे हम कहेंगे डिप्लोटीन। बाकी ऑप्शंस को भी मैंने जो है वो डिस्कस किया। जाइगोटीन में पेयरिंग हुई है सिर्फ, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है और डायकिनेसिस में क्रोमोसोम जो है वो लेट प्रोफेज के बाद मेटाफेज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग डैश द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, अल्फा लेप्टोटीन,
लेप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, मैक्सिमम पे अभी नहीं गई। जाइगोटीन नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ पेयरिंग हुई थी। पैकेटिन के केस में आके क्रॉसिंग ओवर हुई थी। अब आपको कीवर्ड याद होने चाहिए किस स्टेज की कौन सी खासियत है। जैसे लेप्टोटीन में स्टार्टिंग ऑफ कंडेंसेशन, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मींस साइनेप्सिस, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटीन में विजिबिलिटी ऑफ क्लाज्मेटा, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड, और डायगोनेसिस में जाके फिर हम ये कहेंगे कि देयर इज द कंडेंसेशन कंप्लीटेड, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेटाफेज का प्रोफेज जैसे ही कंप्लीट होगा यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा, और उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा, और अल्टीमेटली मेटाफेज के लिए जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। Question number 5. The kinetochore fibers attach to the kinetochore of homologous chromosome from each pole and arrange bivalent at the equator in alpha anaphase 1, beta metaphase 2, charlie telophase 1 and delta metaphase 1. अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर सिंपली क्रोमोसोम कहा जाता तो हम मेटाफेज 2 डिस्कस कर सकते थे, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो हमेशा मियोसिस में बनते हैं, तो इसका मतलब मियोसिस की स्टेज हमें चूज करना होगी। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में काइनेटोकोर फाइबर अटैच हमेशा मेटाफेज में होते हैं। अब मेटाफेज 1 होगा या 2 होगा, डिसाइड कौन कर रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम है या सिंपली क्रोमोसोम का लफ्ज लिखा गया है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसका मतलब मियोसिस हुई है, और मियोसिस में मेटाफेज 1 जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। तो काइनेटोकोर फाइबर्स जो है, जैसे मैंने माइटोसिस में ये बात शो की है कि काइनेटोकोर फाइबर जो है वो आके काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमेयर पर अटैच हो गए हैं मेटाफेज पे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में होमोलोगस का वर्ड है इसलिए हम होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस में कंसीडर करते हैं। सो सुटेबल ऑप्शन विल बी मेटाफेज 1। द एक्चुअल रिडक्शन फेज इज अल्फा मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। यहां पे रिडक्शन नहीं होती, यहां पे तो सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेट पर या मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। बीटा मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, ये भी बात वही है, 1 हो मियोसिस में तो मेटाफेज खाली माइटोसिस में, वहां पे सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हुए हैं। चार्ली एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब एनाफेज 1 जो है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, यानी कि अगर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे तो एनाफेज 1 पे जब वो सेपरेट होंगे तो 23 एक तरफ चले जाएंगे, 23 दूसरी तरफ चले जाएंगे, इसलिए एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन में देखिए तो कहा गया एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अब एनाफेज 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम ये कहते हैं एट एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और सिस्टर क्रोमेटिड जो है दैट विल बिहेव एज अ क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 23 क्रोमेटिड्स अलग होते हैं जिस वजह से वो क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए वो रिडक्शन नहीं हुई। नंबर ऑफ डीएनए जो है या अमाउंट ऑफ डीएनए तो हाफ हो गया, लेकिन क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं होती मियोसिस 2 में जाके, वो मियोसिस 1 में होती है और पर्टिकुलरली एनाफेज में होती है, इसलिए हम मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडर करते हैं एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्वेश्चन नंबर 7. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजेस न्यूक्लियोलाई रीअपियर एंड क्रोमोसोम्स में डीकंडेंस इन, यानी कि अब न्यूक्लियर एनवेलप रीऑर्गेनाइज होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होगा एंड क्रोमोसोम में डीकंडेंस। ये तीन प्रॉपर्टीज कहां पे होती हैं? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में तो ये सब कुछ जो है वो ऑपोजिट हो रहा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज नहीं हो रही होती बल्कि डीऑर्गेनाइज हो रही होती है, यानी कि डिसअपियर हो रही होती है, और न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो रहा होता है। बीटा देखिए एनाफेज 1, एनाफेज 1 में भी ऐसा कुछ नहीं होता, मेटाफेज 1 में भी नहीं, बल्कि डेल्टा टीलोफेज 1 में, क्योंकि एनाफेज 1 में ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रोफेज 1 में ये सारा प्रोसेस हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुई थी, न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हुआ था, और उसके साथ साथ क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, जिसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कहां पे होगा? टीलोफेज में। वहां पे आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलाई भी रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्रोमोसोम की कंडेंसेशन से डीकंडेंसेशन, मतलब क्रोमोसोम से क्रोमेटिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा डेल्टा टीलोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा प्रोटीन्स एंड आरएनए। ये बात ठीक लग रही है, माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। बीटा प्रोटीन एंड ट्रेसेस ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड नहीं होता इसलिए गलत है। चार्ली में देखिए ट्यूबुलिन एंड ट्रेसेस ऑफ आरएनए।
अब ये अल्फा से भी ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अल्फा में सिर्फ दे दिया गया प्रोटीन, जनरल टर्म है, लेकिन चार्ली में प्रोटीन का नेम दे दिया गया कि माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, यानी कि ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा अल्फा से। और डेल्टा में ट्यूब्यूलिन एंड ट्रेसेस ऑफ डीएनए, तो ये गलत है, डीएनए नहीं होता, ट्रेसेस ऑफ आरएनए होती हैं, इसका मतलब चार्ली मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। Question number 9, had dash not been the process, the chromosome number may have been doubled after every generation. तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ना होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते रहते? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखने के लिए प्रोसेस होता मियोसिस। इसका मतलब हैड मियोसिस नॉट बीन द प्रोसेस, अगर मियोसिस का प्रोसेस ना होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल होते रहते जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा चार्ली मियोसिस। जबकि क्रॉसिंग ओवर हम जानते हैं ये तो वेरिएशन के लिए होती है, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द सेल को नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कैंसर्स आर रिजल्ट ऑफ अल्फा अनकंट्रोल्ड मियोसिस, ऐसा नहीं है, मियोसिस नहीं माइटोसिस होती है। बीटा म्यूटेशंस, म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोम हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है ये नहीं। अगर हमें कहा जाए कैंसर इज काज्ड बाय, तो हम कह सकते हैं म्यूटेशन इज वन ऑफ द काज, 3 to many म्यूटेशंस हो सकती हैं। चार्ली अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट एंड डेल्टा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि सेल डिवीजन जब अनकंट्रोल्ड होती है तो मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब कैंसर आर रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11, पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग डैश एंटरिंग अ फेज कॉल्ड डैश, अल्फा G1 S, बीटा G1 G0, चार्ली G1 G2 एंड डेल्टा G2 G0। देखिए क्वेश्चन है पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग, अब सेल जो है इस केस में देखिए एक सेल डिवाइड किया माइटोसिस के जरिए, अब पोस्ट माइटोटिक सेल जो है वो एंटर होगा G1 में, एग्जिट होके G0 में आ सकता है, यानी कि जो भी सेल डिवाइड किया है वो G1 फेज में आएगा और यहां से एग्जिट करके वो G0 फेज में चल सकता है, जहां पे वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए या फॉर द होल लाइफ जो है वो इसमें रह सकता है। इसीलिए हम कहते हैं G0 का टाइम जो है वो फ्यू सेकंड्स टू कंप्लीट लाइफ हो सकता है, जबकि G1 का स्पेसिफिक टाइम है, एस फेज का स्पेसिफिक है और G2 का इंटरफेस में स्पेसिफिक टाइम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर कंप्लीट लाइन पढ़ूं तो पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग G1 एंटरिंग अ फेज कॉल्ड G0, यानी कि G1 से एग्जिट करके G0 में जा सकता है। अब G0 से दोबारा G1 में आएगा तो सेल साइकिल कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो उसमें वो रेस्ट में रहेगा, वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। जैसे हमारे न्यूरॉन सेल्स और आई सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स जो हैं जैसे ही G0 में चले जाते हैं उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं करते, इसलिए थ्रू आउट द लाइफ G0 फेज में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक apparatus occurs in अल्फा प्रोफेज, बीटा मेटाफेज, चार्ली एनाफेज एंड डेल्टा टीलोफेज। तो एक्चुअली माइटोटिक अपरेटस जो है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन है, सेंट्रोसोम का सेंट्रोमेयर की सूरत में जो सेंट्रोसोम है उसका ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना है, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है, ये तमाम एक्टिविटीज कहां पे होती हैं? प्रोफेज में। यानी कि यहां पे देखिए इंटरफेज में जब था तो सेंट्रोसोम बनना शुरू हो गए, और उसके बाद जैसे ही सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ आए, उनसे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुए अर्ली और लेट प्रोफेज तक। यानी कि इस प्रोफेज के पार्ट के अंदर ही क्रोमोसोम की कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो गई है, यानी कि क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बन गए हैं, और माइटोटिक अपरेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है एट द लेट प्रोफेज। यहां पे माइटोटिक अपरेटस क्या है? स्पिंडल फाइबर्स जो बन रहे हैं, जो कि 3 तरह के हैं, एस्टर फाइबर्स हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं और काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। तो ये 3 किस्म के फाइबर जो है वो बनेंगे और अल्टीमेटली इसको नाम दिया जाएगा माइटोटिक अपरेटस, जो कि प्रोफेज में कंप्लीट हो जाएगा या ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द माइटोसिस, अल्फा प्रोफेज, बीटा मेटाफेज, चार्ली एनाफेज एंड डेल्टा टीलोफेज। अगर इन चारों में से क्रिटिकल कंसीडर करें तो दैट इज एनाफेज। क्यों? क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं माइटोसिस में। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी और उसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो
नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर लेस और मोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो मुख्तलिफ डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस की वजह क्या है? एनाफेज पर जो क्रोमोसोम्स का सेपरेट होना है या क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेट होना है वो ना होना। तो इसकी वजह से हम कहेंगे क्रिटिकल फेज क्या है? एनाफेज, जहां पे क्रोमोसोम का सेपरेट होना जरूरी था, नहीं हो सकेगा तो डिजीज होगी। Question number 14. The chromatin material gets condensed by folding and the chromosomes appear as a thin thread at the beginning of alpha interphase, beta prophase, Charlie metaphase and delta anaphase. तो chromatin का मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और ये प्रोसेस कब होता है? प्रोफेज में। मेटाफेज में जाके क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं, कैनेटोकोर फाइबर जुड़ते हैं, एनाफेज में ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, और टीलोफेज में एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्टिविटी हो रही होती है प्रोफेज के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने का प्रोसेस जो है वो प्रोफेज में होता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 15. द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस इज कॉल्ड एज अल्फा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड डेल्टा इंटरफेज। तो कौन सा प्रोसेस जो है वो दो कंसेक्टिव एम फेजेस के? यहां पे देखिए ये वाला जो फेज है, जो डिवीजन का फेज है वो एम फेज है। तो एम फेज के बाद इंटरफेज चलेगा और फिर से एम फेज आएगा। तो कंसेक्टिव एम फेजेस के दरमियान कौन आया? इंटरफेज, जिसके फर्दर स्टेजेस है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा डेल्टा इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 16. इन मियोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स ड्यूरिंग अल्फा एनाफेज 1, बीटा एनाफेज 2, चार्ली मेटाफेज 1 एंड डेल्टा टीलोफेज 1। तो देखिए जो सेंट्रोमियर्स हैं, जिस वक्त एक बाइवेलेंट बनता है तो उसके क्रोमोसोम एट एनाफेज 1 पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होना, इसका मतलब सिस्टर क्रोमेटिड से नहीं टूट रहा। लेकिन जिस वक्त एनाफेज 2 चलेगा तो उस वक्त सिस्टर क्रोमेटिड विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर किस पोजीशन पे होगी? दैट विल बी एट एनाफेज 2, या सिंपली एनाफेज ऑफ माइटोसिस भी हम कह सकते हैं यहां पे, क्योंकि एनाफेज 2 का या एनाफेज 1 में से हमें कंपैरिजन है तो हम बीटा ऑप्शन चूज करेंगे, एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। Question number 17. Pick correct sequence of cell cycle alpha, G1, G2, S and M. तो एक्चुअली G1 के बाद S फेज होता है और फिर G2 होता है, इसका मतलब ये गलत है। बीटा G1, S, G2 and M. That is the most suitable, जिसमें अगर G0 फेज में सेल नहीं जाता, जो कि यूजुअली कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली G1 से S फेज और G2 में, तो G1, S फेज, G2 और M, ये एक साइक्लिक इवेंट जो है वो सुटेबल है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देखिए तो G2 पहले कह दिया गया जो कि गलत है, और डेल्टा में भी G2 पहले कह दिया गया, M फेज के बाद फौरन से कौन सी आती है? G1 फेज, इसलिए सुटेबल ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 18. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट थ्रू सक्सेसिव जनरेशन ड्यू टू अल्फा सेल डिवीजन, बीटा माइटोसिस, मियोसिस, चार्ली मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन and delta reduction in number of chromosomes. तो number of chromosome remains constant generation after generation किस वजह से होते हैं? मियोसिस होगी तो रिडक्शन हो गए, हाफ हो गए, और फर्टिलाइजेशन हो गई तो दोनों हैप्लॉइड सेल मिलकर फिर से डिप्लॉइड बन गए। तो इसका मतलब मियोसिस की वजह से हाफ हुए और फर्टिलाइजेशन की वजह से फिर से डबल हो गए। तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट रखेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में हम देखें तो एग और स्पर्म जो बनते हैं, ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होने चाहिए सोमैटिक सेल में या डिप्लॉइड सेल में। इनसे जो एग इन केस ऑफ फीमेल और स्पर्म इन केस ऑफ मेल बनते हैं, उनके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब रिड्यूस हो गए, हाफ हो गए। और जैसे ही एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो जो जाइगोट बनता है उसके पास फिर से 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका मतलब एक ह्यूमन की जनरेशन से नेक्स्ट में 46 क्रोमोसोम कंप्लीट हुए। दोनों एक्टिविटीज कौन सी हुई? मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19. इन ह्यूमन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट? ह्यूमन के केस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे? तो अल्फा 46, बीटा 23, चार्ली 45 एंड डेल्टा 12। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को अगर समझिए तो हमारे पास ह्यूमन के केस में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड कर सकते हैं माइटोसिस के जरिए, और इसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और डिफरेंशिएट करके बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है
इसके केस में हम कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की वजह से हुआ है तो ये सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। और जैसे ही इससे मियोसिस 1 हुई तो इसकी वजह से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब मियोसिस 1 की वजह से बना तो 46 से इसके पास कितने रह जाएंगे 23। तो हमें पूछा क्या गया है कि ह्यूमन के केस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो मियोसिस 1 के बाद हुआ है, इसका मतलब रिडक्शन डिवीजन है, सो देयर विल बी द 23 क्रोमोसोम। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। Question number 20. The enzyme DNA polymerase 3 is required at which phase of eukaryotic cell cycle? Alpha G1 में ग्रोथ होती है, एज सच रेप्लिकेशन नहीं होती इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है। एस फेज एक्चुअली हम कहते ही सिंथेसिस फेज को है, ये सिंथेसिस फेज कहलाता है और इसको सिंथेसिस फेज इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज डीएनए डुप्लीकेशन, और डीएनए डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन के जरिए होगी। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां पे अपनी एक्टिविटी करेगा जिसके जरिए डीएनए का मॉलिक्यूल डुप्लीकेट होगा, और इसी वजह से एस फेज के बाद G2 फेज में हम कहते हैं ये एस फेज के बाद जब G2 फेज में पहुंचेगा तो यहां पे डीएनए के मॉलिक्यूल ये एक क्रोमेटिड था तो यहां पे कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली G2 फेज में फिर जाके फर्दर वो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, यहां पे अकोमुलेट होंगे ताकि एम फेज में अपनी एक्टिविटी की जा सके। तो यहां पे डुप्लीकेशन का प्रोसेस डीएनए पॉलीमरेज 3 की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 21. स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू अल्फा सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम, बीटा टीलोमेयर ऑफ क्रोमोसोम, चार्ली काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम एंड डेल्टा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए अल्फा ऑप्शन जो है वो भी गलत नहीं है, सेंट्रोमेयर पर ही अटैच होते हैं, लेकिन चार्ली ऑप्शन में सेंट्रोमेयर में मौजूदा प्रोटीन का नाम दे दिया गया काइनेटोकोर। तो क्योंकि इनको नाम ही काइनेटोकोर फाइबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद सेंट्रोमेयर, तो इसका मतलब चार्ली जो है वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू अल्फा। जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर होता है, जबकि जो सेंट्रोमेयर होता है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है, यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ अटैचमेंट नहीं हो सकती। Question number 22. How many mitotic divisions are needed for a single cell to make 128 cells? Alpha 7, beta 14, Charlie 28 and delta 32. तो देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया how many mitotic divisions are required. एक्चुअली डिवीजन्स, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो एक सेल से जब 2 सेल बनेंगे तो एक्चुअली एक डिवीजन चाहिए। अब 2 से जब 4 सेल बनेंगे तो यहां पे फिर से जो है वो एक डिवीजन रिक्वायर्ड है। इसी तरह से 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 और 64 से 128। तो ये सारे जो प्रोसेस हुए हर दफा एक एक डिवीजन होगी, तो एक्चुअली 7 टाइम डिवीजन होगी, 7 टाइम डिवीजन होगी, जिसकी वजह से एक्चुअली 128 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअली 128 सेल बनाने के लिए हर दफा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक सेल से 2 बन रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का नाम देते हैं। हर दफा पहले के मुकाबले में सेल डबल होते जाएंगे और 128 पर पहुंचते हुए एक्चुअली 7 डिवीजन जो है वो 7 टाइम डिवीजन जिसको हम कहेंगे कि वो होगी। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। Question number 23. Match the stages of meiosis in column 1 to their characteristic feature in column 2 and select the correct option. अब कॉलम देखिए, पैकेटिन जो है वो हमेशा किसके साथ मिलती है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, यानी कि ये पैकेटिन है, इसमें क्रॉसिंग ओवर अक्कर। इसका मतलब जो ए है वो 3 से मिलेगी। बीटा में देखिए मेटाफेज 1 ये किसके साथ मिलती है, क्रोमोसोम अलाइन टू इक्वेटोरियल प्लेट, तो इसका मतलब बी मिलेगी 4 के साथ, यानी कि मेटाफेज पर इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइनमेंट हो जाती है। चार्ली डायकिनेसिस का प्रोसेस जो है वो किससे मिलता है, जिसमें न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है। अब डायकिनेसिस लास्ट स्टेज है, यहां पे आके न्यूक्लियर एनवेलप डिसऑर्गेनाइज होना शुरू होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर होना शुरू होता है ताकि मेटाफेज में जाया जा सके। और जाइगोटिन देखिए तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि ये मिलेगी 1 के साथ, तो इसलिए राइट ऑप्शन नीचे देखिए तो दैट इज ए 3 के साथ, बी 4 के साथ, सी जो है वो 2 के साथ और डी 1 के साथ। ये पेयरिंग होगी जिसकी वजह से चार्ली जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन शो किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अल्फा क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस वक्त होती है, दैट इज अ पर्टिकुलर स्टेज जहां पे हम कहते हैं पैकेटिन में जाके क्रॉसिंग ओवर होगी। उसके बाद साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कहां पे होती है, दैट विल बी एट द सेकंड पॉइंट, यानी कि साइनेप्सिस यहां पे जाइगोटिन में होगी। थर्ड पॉइंट देखिए, टर्मिनेशन ऑफ क्लाज्मेटा एंड डेल्टा डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी कि पहले इन गिवन ऑप्शन में से पहले साइनेप्सिस होगी, साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्लाज्मेटा, यानी कि यहां पे आके क्लाज्मेटा जो है वो उसका टर्मिनेशन होगी, क्लाज्मेटा विजिबल हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगी, और अल्टीमेटली लास्ट पे जाके डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एट डायकिनेसिस। तो हम जो ऑप्शन चूज करेंगे इसमें से डेल्टा है। पहले 2 पॉइंट सिनेप्सिस हुई, फिर 1 क्रॉसिंग ओवर हुई, फिर 3 टर्मिनलाइजेशन हुई, और 4 नंबर पे डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस एट डायकिनेसिस। तो हम इस तरतीब से आसानी से इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द गिवन बिलो फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट इज दिस स्टेज। ये स्टेज कौन सी है, अल्फा डिप्लोटीन, बीटा पैकेटिन, चार्ली जाइगोटिन एंड डेल्टा लेप्टोटीन। तो शो क्या किया जा रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ अपना जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्टेज होगी पैकेटिन, जिसमें साइनेप्सिस कंप्लीट हो चुकी है और क्रॉसिंग ओवर अक्कर हो चुकी है। तो इस गिवन डायग्राम के अंदर क्रॉसिंग ओवर बिगिंस हम कहते हैं, तो दैट इज एट द पैकेटिन स्टेज। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 26, which stage of cell division of the following figure A and B respectively। अल्फा में देखिए फिगर ए जो दी गई है उसमें एक्चुअली क्रोमोसोम जो है वो बाइवेलेंट है और उसके साथ साथ काइनेटोकोर फाइबर जो है वो अटैच है उसके साथ। इसका मतलब वो बाइवेलेंट है, तो इसका मतलब मियोसिस है वो। और क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो मिड पे तकरीबन इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज है, इसलिए इसको नाम क्या दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। बीटा फिगर देखिए तो उसमें एक्चुअली क्या दिया गया है, क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड की सूरत में एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं और किस स्टेज पे हैं, एट अप्रोक्सीमेटली ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दैट विल बी एनाफेज। तो इसका मतलब एनाफेज ऑफ माइटोसिस में सेकंड फिगर है। तो चार्ली ऑप्शन मोस्ट सुटेबल होगी, जिसमें मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 फिगर ए के लिए दिया गया और एनाफेज ऑफ माइटोसिस फिगर 2 के लिए मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following correctly matches a phase of the cell cycle? Alpha S immediately precedes cell division, beta G1 immediately follows cell division, and Charlie M duplication of DNA, and delta G2 cell division। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि करेक्टली मैच कौन कर रहा है फेज ऑफ द सेल साइकिल को, S इमीडिएटली प्रोसीड सेल डिवीजन। तो S जो है वो इमीडिएटली प्रोसीड करता है G2 के लिए, इसका मतलब ये गलत हो गया। बीटा में G1 इमीडिएटली फॉलोज सेल डिवीजन। अब G1 के बाद सेल डिवीजन नहीं होती, बल्कि G1 फॉलो करता है किसको, S फेज को, इसलिए हम ये भी गलत कहेंगे। M में कहा, चार्ली में कहा गया M डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। M के केस में आकर डुप्लीकेशन नहीं होती बल्कि S में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती है, जबकि G2 फॉलो सेल डिवीजन। तो ये जो है वो राइट ऑप्शन है। G2 जो है वो उससे फॉलो करती है सेल डिवीजन को, यानी कि G2 के फौरन बाद सेल डिवीजन यानी कि M फेज होना होता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28, meiosis and cytokinesis results in the formation of mitosis dash mitosis and cytokinesis result in the formation of dash alpha 2 haploid cell, 4 haploid cells, beta 2 diploid cell and 2 haploid cells, Charlie 4 haploid cells and 2 diploid cell। अब meiosis and cytokinesis result in the formation of dash cells, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल। मियोसिस और साइटोकाइनेसिस एक सेल की होगी तो उससे 4 बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। और माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस उसकी वजह से 2 डिप्लॉइड सेल जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब चार्ली जो है वो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। मियोसिस की वजह से 1 से 4 सेल बनते हैं और माइटोसिस की वजह से 1 से 2 सेल बनते हैं। मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड सेल बनते हैं और माइटोसिस की वजह से डिप्लॉइड सेल बनते हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Question number 29, at the end of telophase 1 and cytokinesis there are alpha 4 haploid cells,
बीटा 1 हैप्लॉइड 2 डिप्लॉइड सेल, चार्ली 2 डिप्लॉइड सेल्स एंड डेल्टा 2 हैप्लॉइड सेल। एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1 यानी कि मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगी तो इसका मतलब क्या है, एंड साइटोकाइनेसिस, कितने सेल जो हैं वो बनेंगे। तो एक्चुअली एक टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस होने की वजह से 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, लेकिन जब उससे पर्टिकुलर फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो 4 हैप्लॉइड सेल हो जाएंगे। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन कंसीडर करेंगे डेल्टा 2 हैप्लॉइड सेल, क्योंकि टेलोफेज 1 की बात की गई है तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनते हैं और मियोसिस 2 के बाद 2 से 4 जो है वो बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग एनाफेज 1 न्यूक्लियाई रीअपियर, बीटा सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, चार्ली होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल एंड डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड्स। अब एनाफेज अगर कहा जाए तो बीटा और चार्ली दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, लेकिन जब एनाफेज 1 कह दिया गया तो इसका मतलब मियोसिस की बात हो रही है, हमें चूज करना है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम सेपरेट होंगे एंड मूव करेंगे टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, सो एनाफेज 1 के लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगी चार्ली, और अगर खाली एनाफेज कहा जाता तो फिर हम बीटा ऑप्शन की तरफ जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 31, साइटोकाइनेसिस इज द अल्फा एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस रीजन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये तो क्रॉसिंग ओवर होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड्स, टेट्राइड्स फॉर्मेशन जो है ये एक्चुअली लेप्टोटेन में हो रही होती है जिस वक्त क्रोमोसोम जो है वो बाइवेलेंट की सूरत में आ रहे होते हैं, जबकि चार्ली ऑप्शन देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये एनाफेज के टाइम पे सेपरेशन के वक्त होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं। जबकि डेल्टा है डिवीजन ऑफ 1 सेल इनटू 2, तो साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल होती है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, तो इसका मतलब 1 सेल से 2 सेल बनना जो है वो साइटोकाइनेसिस कंसीडर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग अल्फा साइटोकाइनेसिस, बीटा प्रोफेज 2, चार्ली मेटाफेज 1 एंड डेल्टा प्रोफेज 1। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस में होती है और मियोसिस में प्रोफेज 1 पे, और प्रोफेज 1 में अगर हम स्पेसिफाई करें तो कहां पे होती है, पैकेटीन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो स्टार्ट होती है और डिप्लोटीन पे जाके क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है और क्याजमेटा विजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब प्रोफेज 1 या पैकेटीन 1 ऑफ प्रोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग द G2 फेज specific enzymes are synthesized and DNA based units are accumulated, अल्फा ऑप्शन है। G2 फेज में ऐसा नहीं होता। बीटा में the chromosomes are left with only one chromatid, तो ऐसा भी नहीं है, G2 फेज में तो S फेज के बाद आता है, वो दोनों कंप्लीट होते हैं। चार्ली क्रोमोसोम नंबर इज डुप्लीकेटेड, तो ये भी नहीं होता, वो एस फेज में होता है। और डेल्टा एनर्जी स्टोर्ड फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट एंड माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो ये बात ठीक है क्योंकि G2 फेज भी प्रिपरेटरी फेज है, ग्रोथ फेज है जो कि एम फेज से पहले है, तो वो माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन करता है, जो कि माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर बनना एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके लिए ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होनी चाहिए और उसके साथ साथ एनर्जी जो है वो क्रोमोसोम की मूवमेंट एट एनाफेज के टाइम पे उस मूवमेंट के लिए एनर्जी भी स्टोर की जाती है। सो डेल्टा इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच स्टेज ऑफ इंटरफेज देयर इज इंक्रीज इन सेल साइज एंड मैनी बायोकेमिकल्स फॉर्म्ड, अल्फा G2 फेज, बीटा G1, चार्ली C फेज एंड डेल्टा S फेज। तो एक्चुअली G1 फेज जो है इसके केस में सेल अपना साइज जो है वो एनलार्ज करता है, इसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल स्टोर होते हैं और उसके साथ साथ ये अपने आप को सेल का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पे इसको हम ग्रोथ फेज का नाम इसलिए देते हैं बिकॉज देयर इज ग्रोथ ऑफ द सेल, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, जबकि G2 फेज में हम डिवीजन से पहले सेल को प्रिपेयर करते हैं ताकि उसमें माइटोसिस के लिए होने वाले इवेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट किया जाए, इसलिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा बीटा G1 फेज। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इंटरफेस सेल साइकिल डीएनए सिंथेसाइज्ड। अब डीएनए सिंथेसाइज्ड का लफ्ज जो है वो एस फेज सिंथेसिस फेज से है जिसमें डीएनए के मॉलिक्यूल को डुप्लीकेट किया जाता है, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 36, इट इज अ पीरियड ऑफ नॉन अपरेंट सेल डिवीजन, अल्फा प्रोफेज, बीटा G2 फेज, चार्ली माइटोटिक फेज एंड डेल्टा इंटरफेज। अब नॉन अपरेंट सेल डिवीजन कहां पे है, जहां पे सेल डिवाइड तो नहीं हो रहा बल्कि डिवीजन के लिए अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को जो है वो कंप्लीट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए हम इंटरफेज को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहते हैं बिकॉज देयर इज नो अपरेंट सेल डिवीजन, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 37,
In case of human cells, average cell cycle is about alpha 9 hours, beta 4.5 hours, Charlie 24 hours and delta 90 minutes. तो एक्चुअली सेल साइकिल ह्यूमन के केस में ये कंप्लीट साइकिल जो है वो 24 आवर्स का होता है और उसमें से स्पेसिफिक होता है जैसे एम फेज 30 मिनट्स पे अप्रोक्सीमेटली, इसके साथ साथ G1 फेज जो है वो 9 आवर्स के लिए होता है, S फेज जो है वो 10 आवर्स के लिए और G2 फेज जो है वो 4.5 आवर्स के लिए. तो इसका मतलब ईच फेज इज वेरिएबल, यहां पे हर फेज की लेंथ जो है वो दूसरे से डिफरेंट है. अब अगर एक पर्टिकुलर फेज की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट है, लेकिन एक को दूसरे के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो वेरिएबल है, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये कंप्लीट साइकिल 24 आवर्स का हो जाएगा. अब इसमें से अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है सेल साइकिल में, तो एम फेज है, और लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो एस फेज है, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम का प्रोसेस हो रहा होता है. सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा चार्ली 24 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 38, पिक अप द सेकंड लॉन्गेस्ट फेज is in case of human cell cycle, alpha G1 phase, beta S phase, Charlie G2 phase and delta M phase. अब देखिए सेकंड लॉन्गेस्ट कहा गया, लॉन्गेस्ट कौन सा था, S फेज, और सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो G1 फेज होगा 9 आवर्स के लिए, और थर्ड लॉन्गेस्ट फेज होगा जिसको हम कहेंगे G2 फेज, और स्मॉलेस्ट फेज होगा M फेज जो कि ओनली 30 मिनट्स के लिए जो है वो प्रोसीड हो रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 39, कैंसर इज काज्ड मेनली बाय alpha mitosis in germ cells, beta mutation in germ cells, Charlie mitosis in somatic cells and delta mutation in somatic cells. तो जो कैंसर है वो म्यूटेशन की वजह से होता है, 3 to many म्यूटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिसकी वजह से सेल साइकिल के जो चेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सेल साइकिल को जो रोकने के लिए एक्टिविटीज है या सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए जो एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाती है, और नॉर्मली कैंसर जो है वो सोमैटिक सेल में म्यूटेशन की वजह से होता है. सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा. Question number 40, during cytokinesis of plant cells, alpha phragmoplast is formed, beta contractile ring is formed, Charlie cell constrict in center and delta cell membrane moves towards center. तो अगर बीटा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन देखें तो ये तीनों एनिमल सेल के लिए हैं, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड द सेल, जबकि प्लांट सेल में सराउंडिंग में रिजिड सेल वॉल होती है, इस वजह से दरमियान में कंस्ट्रक्शन होना, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनना या मेम्ब्रेन का इनवर्ट इन्वेजिनेट होना पॉसिबल नहीं है. वहां पे अब क्या होता है, गोल्जी वेसिकल जो है वो कम्युलेट होते हैं और दरमियान में फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है. सो राइट ऑप्शन इज अल्फा फ्रैग्मोप्लास्ट इज फॉर्म्ड. क्वेश्चन नंबर 41, इफ देयर आर 20 सेंट्रोमेयर्स in a cell at anaphase, how many chromosomes are there in each daughter cell following cytokinesis? तो 20 सेंट्रोमेयर्स हैं इन सेल एट एनाफेज, तो डॉटर सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स कितने होंगे, अल्फा 10, बीटा 20, चार्ली 40 एंड डेल्टा 30. तो अगर मैं इस बात को इस तरह से कंसिडर करूं कि एक सेल है, फॉर एग्जांपल इसके पास 20 जो है मौजूद है क्या, सेंट्रोमर्स, इसका मतलब सेंट्रोमर्स जो है जितने हैं उतने ही क्रोमोसोम होंगे. इन अ सेल एट एनाफेज, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ईच डॉटर सेल ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइनेसिस. अब अगर इसमें 20 सेंट्रोमर थे तो इसका मतलब 20 ही क्या मौजूद थे, क्रोमोसोम. जब एनाफेज चलेगा तो एनाफेज की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दैट विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. नाउ ईच सिस्टर क्रोमेटिड विल बिहेव एज अ क्रोमोसोम. तो इस वजह से क्योंकि एनाफेज 1 नहीं कहा गया, तो इसका मतलब यहां पे हम कहेंगे कि इसके केस में भी आके अब 20 ही सिस्टर क्रोमेटिड होंगे जो कि बिहेव करेंगे एज अ क्रोमोसोम. सो राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा 20, जो बीटा सॉरी जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी 20. क्वेश्चन नंबर 42, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग अल्फा प्रोफेज 1, बीटा प्रोफेज 2, चार्ली एनाफेज 1 एंड डेल्टा एनाफेज 2. तो अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग. तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम या सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड कहां पे होती है, एनाफेज में. तो सिस्टर क्रोमेटिड कहा है तो इसका मतलब एनाफेज 2 पे होगा. होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता तो एनाफेज 1 था. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 43, सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ आर एस्टैब्लिश्ड इन. सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ कहां पे एस्टैब्लिश होंगे,
दैट विल बी इन्वेजन, बीटा बिनाइन ट्यूमर, चार्ली मैलिग्नेंसी एंड डेल्टा मेटास्टेसिस। तो एक्चुअली सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ जो है, जब सेल्स ट्यूमर में से सेल्स जो है वो डिटैच होंगे और डिटैच होके अनदर एरिया में जो है वो इन्वेजन के बाद जब वहां पे स्टैब्लिश होंगे तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेटास्टेसिस एंड द ट्यूमर विल बी कंसिडर्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर से मैलिग्नेंट बनना यानी कि सेकेंडरी एरियाज को स्टैब्लिश करना, इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है मेटास्टेसिस। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 44. During anaphase of mitosis, kinetochore fibers of spindle alpha elongate, beta shorten, Charlie bend towards right and delta contract. तो अब यहां पे याद रखिए कि जब एनाफेज पे माइटोसिस ऑफ एनाफेज में काइनेटोकोर फाइबर और पोलर फाइबर, जिनको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं, इन दोनों की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होती है। काइनेटोकोर फाइबर जो हैं, जैसे यहां पे देखिए तो जो काइनेटोकोर फाइबर थे वो एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर दे, जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, और जबकि जो नॉन काइनेटोकोर या पोलर हैं वो क्या हो गए, इलोंगेट हुए, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है उनको डबल स्ट्रेच मिलेगी और वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। यहां पे हमें पूछा क्या गया है, काइनेटोकोर के बारे में, तो इसका मतलब काइनेटोकोर फाइबर जो है वो शॉर्टन होंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो पोलर फाइबर है वो क्या कर जाएंगे, दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन। अब यहां पे बीटा ऑप्शन में शॉर्टन कहा गया और डेल्टा में कॉन्ट्रैक्ट। अब शॉर्टन का लफ्ज हम क्यों चूज नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्टन का मतलब है कि उसमें से ट्यूबुलिन जो है वो निकल जाए, तादाद में कम हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने नंबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन उतनी ही रखता है, लेकिन जस्ट लाइक द स्प्रिंग वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये शॉर्टन की बजाय कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज जो है वो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो नॉन काइनेटोकोर है उसमें एक्सटेंड करेंगे, जिसकी वजह से वो इलोंगेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शॉर्टन हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू शॉर्टन। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 45. Dash significant happening of meiosis cause variation and modification in genome. Alpha 2, beta 3, Charlie 4 and delta 5. ये हमारी बुक की लाइन है जिसमें कहा गया कि 2 सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स, कौन कौन सी हैपनिंग्स जो है वो होती है यहाँ पे, जिसमें क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये दो ऐसे प्रोसेस है मियोसिस में जिसकी वजह से वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन अमंग द जीनोम आती हैं और इंडिविजुअल का जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बेहतर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन ऑर्डरली कंट्रोल्ड अल्फा कैरियोकाइनेसिस, बीटा साइटोकाइनेसिस, चार्ली मियोसिस एंड डेल्टा माइटोसिस। तो जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखते हैं तो माइटोसिस की वजह से ही बॉडी में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्डरली होती है। अगर कंट्रोल्ड ना हो, अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसको फिर हम कैंसर का नाम देते हैं, जो कि एक डिजीज हो जाती है। ऑर्डरली कंट्रोल्ड मैनर में या कंट्रोल्ड फैशन में जब प्रोसेस होगा तो उसकी वजह से बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी, और ये प्रोसेस मेंटेन कौन करता है, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 47, पार्टीशन ऑफ डैश टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। अल्फा काइनेटोकोर, बीटा सेंट्रोमेयर, चार्ली न्यूक्लियस एंड डेल्टा सेंट्रियोल। तो बिगिनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस पे पार्टीशन किसकी होगी, सेंट्रियोल की, यानी कि यहां पे देखिए इंटरफेज ऑफ G2 फेज पे ही सेंट्रोसोम बनना शुरू होते हैं और वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा डेल्टा सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 48, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 अल्फा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डायकिनेसिस, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन। अब ये 5 ही फेजेस हैं, लेकिन यहां पे देखिए लेप्टोटीन पहले आना चाहिए जिसमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगी, जाइगोटीन में पेयरिंग होगी, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगी, डिप्लोटीन में आके क्लाज्मेटा विजिबल होगा और डायकिनेसिस में बाइवेलेंट जो है वो मेटाफेज के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पे हमें तरतीब पूछी गई है, सबसे पहले लेप्टोटीन आना चाहिए, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन और फिर डायकिनेसिस। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 49, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर्स एट अल्फा प्रोफेज 1 इन माइटोसिस, बीटा प्रोफेज 1 इन मियोसिस, चार्ली प्रोफेज 2 इन मियोसिस एंड डेल्टा मेटाफेज 1 इन मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेशन कहां पे होती है, प्रोफेज 1 पे, और प्रोफेज 1 में किस पोजीशन पे, जिस वक्त क्रॉसिंग ओवर आएगी तो क्रॉसिंग ओवर की रिकॉम्बिनेशन होगी, और इस क्रॉसिंग ओवर से पहले
क्रोमोसोम का एक दूसरे के साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक दूसरे के साथ पेयर बनाना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। अब यहां पे एक पॉइंट क्लियर कीजिए कि साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है वो उसके लिए होमोलोगस क्रोमोसोम का एक दूसरे के करीब आना। अब ये बात कैसे पता चलती है, 46 क्रोमोसोम है, सारे क्रोमोसोम का साइज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब क्रोमोसोम को ये कैसे पता चले कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोग है, उसके एक दूसरे के साथ पेयर अप होना है। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन होती है जिसको हम नाम देते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर जो क्रोमोसोम होते हैं उनका पेयर अप कराती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ पेयर होगा। इसी तरह से क्रोमोसोम 2 एंड अप टू क्रोमोसोम 22 तक ये पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पे फीमेल और मेल में फिर से डिफरेंस आता है। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो वहां पे तो क्रोमोसोम 23 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड एक्स दोनों एक जैसे हैं, होमोलोग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेंगे और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उनको जोड़ देगा। लेकिन मेल के केस में एक क्रोमोसोम एक्स है जो कि लार्जर है और दूसरा है वाई जो कि स्मॉलर है। इन दोनों क्रोमोसोम को अब एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बल्कि सूडो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये बात हमारी बुक में सच मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनको तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जोड़ता है, लेकिन जो 23 है वो तो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है इन केस ऑफ मेल। इसी वजह से वहां पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जैसी प्रोटीन जिसको हम कहते हैं सूडो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्स और वाई क्रोमोसोम की पेयरिंग करती है, लेकिन वहां पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 49 की बात की, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर कि किस तरह से प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल एस फेज लास्ट फॉर अल्फा 9 आवर्स, बीटा 10 आवर्स, चार्ली 4.5 आवर्स एंड डेल्टा 30 मिनट। तो ह्यूमन सेल साइकिल में एस फेज जो है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के लिए 10 आवर्स तक होता है, सो राइट ऑप्शन इज बीटा। जबकि G1 फेज 9 आवर के लिए होता है, G2 फेज 4.5 आवर के लिए और M फेज जो है वो 30 मिनट्स के लिए हो रहा होता है। यहां तक आज की टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।